सो हमारे दोस्तों, तुम लोग तो जानते ही होंगे कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब दुनिया का सबसे डेंजरस बॉम्ब है और ये कैसे सन से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। ये बात तुम लोग जानते हो, लेकिन फिर भी तुम लोग ये नहीं जानना चाहते कि न्यूक्लियर बॉम्ब आखिर काम कैसे करता है, आखिर उसके अंदर की मैकेनिक्स कैसी होती है। आज मैं बताऊँगा, आज मैं ज़बरदस्ती बताऊँगा, पकड़ के बैठो। तो शुरू करते हैं आज का एक डेंजरस वीडियो बिना किसी देरी के। लेट्स गोवा। सो मैं ये नहीं बताऊंगा कि आखिर बॉम्ब बना कब था, गिरा कब था, बनाया किसने था, पहली बार कहाँ गिरा था। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग ये जानते होंगे। हम लोग जानेंगे इस बॉम्ब के वर्किंग मैकेनिक्स को। आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि एक एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर एटम के न्यूक्लियस बनाते हैं, यानी सेंटर बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है इस सेंटर का चक्कर लगाता है। इसमें सारी चीजें न्यूट्रॉन के इर्द गिर्द घूमती है। न्यूक्लियर बॉम्ब दो प्रकार से वर्क करता है, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन और एक होता है न्यूक्लियर फिशन। सो अभी के लिए जान लो कि न्यूक्लियर फ्यूजन से एटम यानी परमाणु बम बनते हैं और न्यूक्लियर फ्यूजन से हाइड्रोजन बम बनते हैं, और हाइड्रोजन बम एटम बम से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। एटम बम जिसके गिराने की धमकी हमेशा पाकिस्तान देता रहता है, ऐसा लग रहा है जैसा पत्थर गिरा रहा हो। और दूसरी तरफ न्यूक्लियर फ्यूजन जिससे हाइड्रोजन बम बनता है, ये इतना खतरनाक है कि एक हाइड्रोजन बम 1000 एटम बम के बराबर हो सकता है। खैर, आज हम सिर्फ परमाणु बम के बारे में बात करने वाले हैं। हाइड्रोजन बम के बारे में हम फिर कभी बात कर लेंगे एक स्पेशल वीडियो के तहत। अभी सिर्फ हम इन दोनों की मैकेनिक्स को समझ लेते हैं। सो न्यूक्लियर फ्यूजन जिसे परमाणु बम बनता है, इसमें आइसोटॉप टूटते हैं, और न्यूक्लियर फ्यूजन जिसमें हाइड्रोजन बम बनता है, इसमें आइसोटॉप जुड़ते हैं। अब तुम लोग बोलो कि ये आइसोटॉप क्या वाला है, मैं बताता हूँ। आइसोटॉप किसी भी एलिमेंट का एक रूप होता है, सीधे शब्दों में बोले तो बहरूपिया। जैसे यूरेनियम 234 और यूरेनियम 238 यूरेनियम के आइसोटॉप है। हिंदी में बोले तो समस्थानिक। अब देखो, कई आइसोटॉप को लकवा मार देता है, साले अनस्टेबल हो जाते हैं, मतलब हिलने लगते हैं। जैसे कि यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239, ये ऐसे आइसोटॉप हैं जो हिलते रहते हैं। इनका जो अंदर का न्यूट्रॉन होता है वो अनस्टेबल होता है, हमेशा इनको हिलाते रहता है। अब एक मुंहझौसा न्यूट्रॉन आता है और इस अनस्टेबल आइसोटॉप के भारी भरकम सेंटर को जाकर टकराता है, जिससे दो स्मॉल एलिमेंट बनते हैं जिनके सेंटर और हल्के होते हैं। अब देखो, जब एक न्यूट्रॉन किसी भारी एलिमेंट को दो भागों में तोड़ देता है तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले आइंस्टाइन के फॉर्मूला E=mc² के द्वारा यहाँ पर मैसिव एनर्जी रिलीज होगी, और साथ ही साथ 2-3 नए न्यूट्रॉन और जन्म ले लेंगे। अरे लाओ भैया, अब ये जो 3 नए न्यूट्रॉन जन्म लिए हैं, अब ये दूसरे न्यूक्लियस को फिर तोड़ेंगे और फिर 2 भागों में बांट देंगे, और फिर एनर्जी रिलीज करेंगे, और फिर 3 नए और न्यूट्रॉन आ जाएंगे, और फिर वो 3 न्यूट्रॉन उठ के और बच्चे पैदा करेगा, और 27 हो गया, फिर और पैदा करेगा। ऐसे बढ़ते 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 इनका एक चेन रिएक्शन चलने लगता है। अब चेन रिएक्शन को लगातार चलते रहने के लिए, एनर्जी रिलीज करते रहने के लिए न्यूट्रॉन का कोई रुकावट नहीं आना चाहिए। और ये रुकावट करेगा कौन, किसकी हिम्मत है? तो मैं बताता हूँ किसकी हिम्मत है। वो है ग्रेफाइट और भारी पानी। भारी पानी मतलब D2O। ये ऐसे गुस्ताख हैं जो आपके न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कर। ये दोनों का न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इनका काम एनर्जी को कंट्रोल करना है। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब एनर्जी को क्यों कंट्रोल करना है? उसमें तो बस ब्लास्टिंग करना है। जितनी एनर्जी भर दो भाई, ब्लास्ट कर देंगे बस। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, इसमें जब चेन रिएक्शन होता है उसके बाद ये एक्सप्लोड कैसे करता है? ऐसे जाता है एक्सप्लोड होता है? नहीं, इसकी एक मेथड है। तो मान लीजिए कि एयरक्राफ्ट हवा में जा रहा है एक मोटा परमाणु बम लेकर। अब जैसे ही जाता है और जब उसका लोकेशन सामने आता है तो ऊपर से परमाणु बम छोड़ देता है। वो बम को ऐसे ही छोड़ नहीं देते, उसमें बहुत सारी निंजा टेक्निक यूज करके ही छोड़ते हैं। तो देखो, जैसे ही बम को छोड़ने से पहले उसको एक्टिवेट किया जाता है, और ये एक्टिवेट करने के लिए उसमें एक न्यूक्लियर कोड डालना पड़ता है। और ये न्यूक्लियर कोड इतना प्राइवेट होता है जो कि सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और किसी हाई पोस्ट कमांडर ही जानते होंगे, वो भी आधा आधा। और जब वो पूरे डालेंगे तभी जाके एक्टिवेट होगा। अब मान लो क्या होगा अगर ये कोड किसी ने डाल दिया और एयरक्राफ्ट में ही एक्टिवेट हो गया, तो क्या एयरक्राफ्ट में ही जीना वाला झुलझुल होगा? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेंसर भी लगे होते हैं। कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, कितनी गति होनी चाहिए, कितनी दबाव होनी चाहिए, फलाना ढिमकाना। तो जब कोड एक्टिवेट किया जाता है और उस बम को गिराया जाता है, अब जैसे ही वो पास पहुंचेगा अपने लोकेशन के, तो सेंसर एक्टिवेट होते हैं। क्या होता है, यूरेनियम, एक छोटा यूरेनियम होता है, एक बड़े यूरेनियम को हिट करता है, जिसके चलते एक सब क्रिटिकल मास सुपर क्रिटिकल मास में चेंज हो जाता है। देन अब जैसे ही बॉम्ब विस्फोट करता है, इंस्टेंटली 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है। इतना टेम्परेचर जितना सूर्य का भी नहीं है। सूर्य का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 7 गुना ज्यादा। इतनी हाई टेम्परेचर की वजह से इतना हीट पैदा होता है कि चंद पलों में हर चीज वेपराइज हो जाता है, मतलब हवा में उड़ जाता है भाप बन के। अब बॉम्ब विस्फोट के बाद एक के बाद एक फेज स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला फेज होता है लाइट फेज, जिसमें लाइट फ्लैश निकलती है। इतनी तेज रोशनी निकलती है जिससे 80 किलोमीटर रेंज में जो भी लोग होंगे वो या तो टेम्पररी ब्लाइंड हो जाएगा या परमानेंट ब्लाइंडनेस आ जाएगी। अब नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है 1 से 5 सेकंड के बीच शॉक वेव। इसमें होता है एक हाई प्रेशर शॉक वेव निकलता है, मतलब फायरबॉल एक्सपांड होता है, और एक सुपरसोनिक ब्लास्ट जो कि इतना प्रेशर क्रिएट करता है कि आसपास की जितनी बिल्डिंग्स होगी, जितने घर होंगे, सब उड़ जाएंगे।
टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, गाड़ियां आसमान में उड़ने लगेंगी, जितने टावर है वो सब पावर में आ जाएंगे। मतलब 10 से 15 किलोमीटर के बीच कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होता है। फिर अगला फेज निकल के आता है 5 से लेकर 10 सेकंड के बीच में साउंड वेव, जिसमें एक एक्सट्रीमली लाउड एक्सप्लोजन साउंड निकलता है जो कि 200 प्लस डेसिबल का होता है, जो कान के पर्दे फाड़ सकता है। अब अगला फेज आता है 10 से लेकर 30 सेकंड के बीच में आफ्टर ब्लास्ट वाइंड्स, जो कि एक्सप्लोजन की ओर बढ़ती है, मतलब अपनी तरफ खींचती है। तो इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर पर आवर होता है। अब 30 सेकंड से लेकर कुछ मिनटों के बाद रेडिएशन पल्स स्टार्ट हो जाता है, जिसमें भारी मात्रा में गामा रेज और न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। जो लोग ब्लास्ट जोन के 2 से 3 किलोमीटर की रेंज में होंगे उनको होगा रेडिएशन बर्न्स, मतलब स्किन जलने लगेगी, पिघलने लगेगी और इंटरनल ऑर्गन्स भी पिघलने लगेंगे। अब 5 मिनट के बाद मशरूम क्लाउड फॉर्मेशन होता है, मतलब फायरवॉल का हीटेड एयर एटमॉस्फेयर में ऊपर उठता है, अपने साथ रेडियो एक्टिव मटेरियल, धूल, मिट्टी और मेटल लेकर उठता है, जिसके बाद एक मशरूम के शेप में क्लाउड बनता है, जिसे मशरूम क्लाउड कहते हैं। अब 10 मिनट से लेकर कुछ घंटों के बीच में रेडियो एक्टिव फॉलआउट होता है। रेडियो एक्टिव फॉलआउट होता है जिसमें कुछ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स मशरूम क्लाउड से गिरने लगते हैं बारिश के रूप में, जो कि काले रंग के होते हैं। और यही कारण है कि इस बारिश को हम लोग ब्लैक रेन भी कहते हैं, और ये बहुत ही डेडली रेन होता है। इस फॉलआउट रेडिएशन का एक्सपोजर इवन 100 किलोमीटर तक जा सकता है। और आजकल के न्यूक्लियर बम तो भाई पूछो ही मत, इससे भी ज्यादा। अब इस डेडली डिस्ट्रक्शन की वजह से अचानक लाखों करोड़ लोग मर जाते हैं इंस्टेंटली, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। अब हम देखेंगे महीनों से लेकर सालों के बीच क्या क्या होता है। तो मंथ से लेकर सालों के बीच इसका रेडिएशन प्रभाव शुरू हो जाता है, जिसमें डीएनए डैमेज होता है, डीएनए म्यूटेट हो जाता है, जिसकी वजह से कैंसर और बहुत सारी डेडली डिजीज हो जाती है, जिसके बाद वहां पर लाखों लोग मर जाते हैं। मतलब बोलो तो ये न्यूक्लियर बम नहीं है, ये पृथ्वी का अंत है। अगर ये बम सही में फटना स्टार्ट हो गया, कहने का मतलब है अगर जो भी वार चल रहा है, इस वार में अगर न्यूक्लियर वार पे उतर गया तो समझ लो भाई दुनिया का अंत आ चुका है, क्योंकि इसके बाद दुनिया भूसा बन के निकल जाएगा, भूसा। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो के बाद आपको न्यूक्लियर बम से रिलेटेड कोई डाउट नहीं बचा होगा। मैं जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि ये कुछ भी नहीं है, अभी मैंने जो बताया ये कुछ भी नहीं है। आजकल के न्यूक्लियर बम इससे भी ज़्यादा डेंजरस है, वो तो भाई तबाही ही तबाही ला सकते हैं। इसलिए भाई न्यूक्लियर बम से दूर ही रहो, सभी देश को जाके समझा दो, ये वीडियो शेयर कर दो उनको। और वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं तुमसे एक नई वीडियो, तब तक के लिए बाय।